नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम बात करेंगे टैक्स के उन मुद्दों की जो हर परिवार, हर प्रोफेशनल और हर निवेशक को प्रभावित करता है। हम समझेंगे स्टेट प्लानिंग क्या होता है, जीवन में रहते हुए संपत्ति गिफ्ट करना सही है या नहीं, विल बनाना क्यों जरूरी है और संपत्ति विरासत में मिलने पर टैक्स कैसे लगता है। साथ ही और भी जो आपके सवाल है उन पर भी चर्चा करेंगे और इन तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बहुत बहुत स्वागत है बलवंत जी आज हमारे स्टूडियो में आने का। और आज का मुद्दा काफ़ी बारीक है, काफ़ी अहम है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही समझता हूँ सर, ये स्टेट प्लानिंग क्या होता है और इसके करने के कौन कौन से तरीके हैं, जीवन में रहते हुए स्टेट प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि व्यक्ति कमाता है, एक तो खुद पे खर्च करने के लिए, दूसरा उसके मन में होता है कि वो अपने पीछे जो उसके उत्तराधिकारी है या जिन लोगों से उसे स्नेह है उनके लिए प्रॉपर्टी छोड़ी जाए। तो प्रॉपर्टी कैसे छोड़ी जाए उसकी प्लानिंग करने को ही एस्टेट प्लानिंग कहते हैं। बिल्कुल। तो गिफ्ट देकर संपत्ति ट्रांसफर करने के क्या नियम हैं और गिफ्ट के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। हाँ, तो इसके पहले मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं बता दूंगा कि एस्टेट प्लानिंग के दो तरीके हैं। एक तो ऐसा है कि आप जीते जी अपने हाथ से ही गिफ्ट कर दो, और दूसरा है कि आप अपनी वसीयत से छोड़ो, या आप वसीयत नहीं छोड़ो तो आपकी डेथ के बाद जो असेट्स है वो बेनिफिशियरी को जाए। एक और तीसरा रास्ता है प्राइवेट ट्रस्ट का, पर चूंकि क्या है बहुत कम ये हाई नेटवर्थ, अल्ट्रा नेट हाई नेटवर्थ वालों के काम का है, तो उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। गिफ्ट से जो एसेट ट्रांसफर करने का वो ऐसा है कि व्यक्ति जब जीते जी ही अपनी जो संपत्ति है पूरा या थोड़ा हिस्सा अपने जो जिनको ट्रांसफर करना चाहता है वो ट्रांसफर कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि मरने के बाद में जो विवाद होता है, कोर्ट कचहरी के केस वगैरह होते हैं, उससे बचा जा सकता है। परंतु जो गिफ्ट के जरिए असेट ट्रांसफर करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो जो गिफ्ट दे रहा है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई 18 साल से बड़ा होना चाहिए, उसका जो माइंड है वो प्रॉपर फ्रेम वगैरह में होना चाहिए। जो गिफ्ट जो असेट दी जा रही है वो जो डोनी है, जो रेसिपिएंट है, उसको देने वाले के लाइफ टाइम में एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर देने वाले के लाइफ टाइम में अगर एक्सेप्ट नहीं की जाती है तो वो गिफ्ट वॉइड हो जाती है। लेकिन लोग अमूमन तो गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, कौन मना करता है। सही बात है, पर वो कई बार क्या जैसे कन्वे किया, उसको कन्वे भी नहीं हुई, जिसको देना है उसको कन्वे भी नहीं हुई, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा। ऐसे केसेज में वो गिफ्ट वॉइड हो जाती है। तो सर टैक्स कैसे लगता है आप ये बताइए, क्योंकि हम टैक्स मंत्रा में हैं और गिफ्ट पर किसी ने मुझे गिफ्ट दी तो मेरी टैक्स की क्या लायबिलिटी होगी। देखिए ऐसा है कि पहले गिफ्ट टैक्स हुआ करता था जिसमें डोनर जो देने वाला है उस पर 30% का टैक्स लगता था। बाद में ये जो है वो चेंज हो गया, अभी ये डोनी बेस्ड हो गया। जो रेसिपिएंट है उसको टैक्स भरना पड़ता है, मतलब जिसे मिल रहा है, जिसे मिल रहा है उसे टैक्स भरना पड़ता है। तो एक सामान्य नियम तो ये है कि जब जो किसी भी व्यक्ति को पूरे साल में जब तक 50,000 से ज़्यादा की गिफ्ट नहीं मिलती है सब स्रोत से मिला के, तो वो इनकम भी नहीं मानी जाएगी। परंतु एक बार वो थ्रेशोल्ड 50,000 का क्रॉस हो गया तो वो पूरी की पूरी गिफ्ट की वैल्यू, सब जो गिफ्ट मिली है आपको सब स्रोत से, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। परंतु इसमें कुछ अपवाद है। मतलब जैसे कोई क्लोज रिलेटिव है, आप अगर उनसे कोई गिफ्ट मिलती है तो बिना किसी लिमिट के वो पूरी तरह से रेसिपिएंट जिसको मिलती है उसके हाथ में टैक्स फ्री है। उसमें जैसे मामा है, चाचा है, चाची है, मामी है, मदर है, फादर है, आपकी स्पाउस है, स्पाउस के भाई बहन, भाभी, जीजा वगैरह, वो सब। और उसके अलावा इनके जो स्पाउस के और खुद के लीनियन असेंट, पूर्वज और बाद में जो आते हैं वो सब शामिल है। परंतु इसमें मैं एक बारीक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर आपके मामा, मामी, चाचा, चाची से गिफ्ट मिलती है वो तो टैक्स फ्री है। परंतु अगर आपको भतीजा, भांजा, भतीजी, भांजी कोई गिफ्ट देती है
तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। उसमें आपको 50,000 से अगर पूरे साल में गिफ्ट ज्यादा हो उसमें गई ऐसा तो करा टैक्स सकते हैं भरना। ना, भांजा मामा को दे दे और मामा फिर दे दे, वहां तो टैक्स फ्री है, मतलब एक सर्कल और बढ़ा बना के। मामा भांजे को दे दे तो टैक्स फ्री है, भांजा अगर मामा को गिफ्ट देता है तो वो टैक्स फ्री नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ तो लोग जुगाड़ निकाल देते होंगे। वो करते हैं, पर जैसे इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप कोई क्रॉस गिफ्ट भी करते हो, जैसे ये प्रोविजन को अवॉइड करने के लिए, तो वो जो इनकम टैक्स में एंटी टैक्स अवॉइडेंस प्रोविजंस है, तो वो उसको इनकम टैक्स ऑफिसर उसको नज़रअंदाज कर सकता है और वो मान सकता है कि सीधी गिफ्ट आपने फाइनल रेसिपिएंट को ही दी है। और 50,000 की थ्रेशोल्ड क्रॉस होती है तो अगर समझिए पूरा वैल्यू हो गई 80,000, तो टैक्स की लाइबिलिटी 30,000 पे बनेगी, 50 के बाद वाले या पूरे 80 पे? नहीं, एक बार 50,000 का लिमिट क्रॉस हो गया तो पूरे 80 पे लगेगी। बिल्कुल। इसके अलावा गिफ्ट से जुड़ी और कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बस जैसे मैं बताया कि आप गिफ्ट देने जिसको देनी है उसको कन्वे करना जरूरी है, नहीं तो मन में ही रख दिया कि मुझे देना है और आपने कन्वे नहीं किया। और जो असेट है वो हैंड ओवर करनी भी जरूरी है, आप दे दीजिए, मतलब जो पैसा देना है या प्रॉपर्टी वगैरह देनी है, प्रॉपर्टी वगैरह गिफ्ट करनी है तो उस पर स्टैंप ड्यूटी की वैल्यूएशन जो इम्प्लीकेशन है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से 100 रुपये से ज़्यादा की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफ़र कराते हो तो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है और स्टेट लॉ के हिसाब से उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट है उसमें कुछ कंसेशन है, जैसे फादर अगर बच्चों को गिफ्ट देते हैं प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर लैंड वगैरह गिफ्ट करते हैं तो उस पर स्टैंप ड्यूटी 500 रुपये ही है। बिल्कुल, आगे बढ़ता हूँ और विल और इनहेरिटेंस पे मेरे सवाल होंगे। विल, वसीयत और इंटेस्टेट सक्सेशन में क्या फ़र्क है? देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति जो चाहता है कि मैं जीते जी अपनी असेट नहीं देना चाहता हूँ, मतलब कई केसेज में ऐसा हो गया कि पेरेंट्स ने बच्चों को असेट ट्रांसफ़र कर दी और फिर वो बच्चों ने पेरेंट्स का ध्यान रखना ही बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में मेरी भी ओपिनियन है कि आपको एटलीस्ट पूरा का पूरा पैसा या पूरी की पूरी असेट ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए। आप अपने लिए जो है वो रख जो खर्चे वर्चे के लिए वो रख देनी चाहिए। तो जरिया क्या हो गया ट्रांसफ़र करने का, अगर आप गिफ्ट नहीं दे रहे हैं तो एक तो है एक्टिव रास्ता है कि आप वसीयत बनाओ, वसीयत के जरिए आप जिसको चाहे, और इसमें वसीयत के जरिए आप जिसको चाहे उसको गिफ्ट दे सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं आपका लीनिएज आपका रिलेटिव हो। और दूसरा एक रास्ता होता है पैसिव, कि अपने आप भाई मेरे तो भाई एक ही लड़का है, क्या करना है, अपने है जो उसका ही है। तो आपने अगर वसीयत नहीं बनाई तो उस स्थिति में उसको इंटेस्टेट सक्सेशन बोलते हैं। मतलब अगर व्यक्ति ने या तो सारी एसेट्स की वसीयत नहीं बनाई, जैसे वसीयत बनाई उसने कुछ प्रॉपर्टी वसीयत लिखी और कुछ प्रॉपर्टी नहीं लिखी, या वसीयत ही नहीं बनाई, तो जितनी प्रॉपर्टी नहीं वसीयत में शामिल की गई है उसको इंटेस्ट सक्सेशन बोलते हैं। और इंटेस्ट सक्सेशन की स्थिति में जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उसका जो पर्सनल लॉ होता है, मेजॉरिटी तो जो हिंदू लॉ मानने वाले हैं, तो जो हिंदू लॉ मानने वाले हैं उनके हिसाब से हिंदू सक्सेशन एक्ट का शेड्यूल 1 है, उसके हिसाब से जो लीगल हेयर है उनको वो असेट ट्रांसफ़र हो जाती है। बिल्कुल, तो ये कौन बना सकता है, और इसमें क्योंकि नॉर्मल यही जिज्ञासा होती है, क्या इसके लिए किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत है, क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और कैसे इसे पूरा किया जा सकता है? देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेथ के बाद में कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं हो तो आपको कोई जो प्रोफेशनल है उनसे वसीयत बनवानी चाहिए। वसीयत वही बना सकता है जो साउंड माइंड का है, जिसका 18 साल से ज़्यादा का है। वसीयत आप बनाते हो तो वसीयत के ऊपर 2 विटनेस के सिग्नेचर होने जरूरी है, और वो उस विटनेस का तो काम यही है कि वो जिसने विल एग्जीक्यूट करी है उसको या तो वसीयत को साइन करते हुए देखे, या जिसने वसीयत बनाई है उससे एक्नॉलेजमेंट ले लेवे कि भाई हाँ ये इस वसीयत पे सिग्नेचर मेरे ही है। मतलब वसीयत में क्या लिखा है वो विटनेस को बताना जरूरी नहीं है। इसके अलावा आपकी डेथ के बाद में आपकी वसीयत में जिसको जैसे देना है
उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आप को एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना पड़ता है। एग्जीक्यूटर आप किसी को भी अपॉइंट कर, इवन प्रोफेशनल कंपनीज भी है जो एग्जीक्यूशन विल एग्जीक्यूशन का काम करती है, उनको भी अपॉइंट कर सकता है, या आपके जो संबंधी वगैरह हैं जिस पे आपको विश्वास है वो उनको अपॉइंट कर सकते हैं। जहाँ तक विटनेस का सवाल है, अगर संभव हो तो आप कोई डॉक्टर, आपका जो फैमिली डॉक्टर है उसको विटनेस बना दीजिए, जिससे कभी भी यह डिस्प्यूट नहीं आए कि वो जिसने विल बनाई वो उसका दिमाग बराबर नहीं था। तो बिल्कुल, डॉक्टर का तो दिमाग तो सही डॉक्टर होगा। का विटनेस है, मतलब डॉक्टर को ने सर्टिफाई कर दिया कि वो बराबर होशो हवास में था और बनाई विल। और इसमें रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, या एक प्लेन पेपर पे 2 साइन हो गए और मैंने लिख दिया वो माना जाएगा? देखिए, विल बनाने के लिए प्लेन पेपर पे विल बनाई जा सकती है, इस पे स्टैम्प पेपर का कोई जरूरत नहीं है। जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से आपकी वसीयत है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। मतलब जैसे मैंने बताया, आपने वसीयत बनाई प्लेन पेपर पे, 2 विटनेस से साइन करवा दिए, आपने खुद साइन कर दिए, वो फाइनल हो गए। परंतु अगर आप डिस्प्यूट अवॉइड करना चाहते हैं तो आपकी वसीयत को रजिस्टर करवाना जरूरी है। रजिस्टर कराने से फायदा यह होता है क्योंकि व्यक्ति को लॉ के हिसाब से एक व्यक्ति अपनी वसीयत को कितनी भी बार बदल सकता है, या तो नई वसीयत बना सकता है, उस वसीयत को चेंज करके कर सकता है। तो फाइनल वसीयत कौन सी है उसके लिए अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ होता है तो उस पर डेट स्टैंप होती है, तो वो डेट की वैलिडिटी आ जाती है रजिस्ट्रेशन से। लेकिन अब मेरा सवाल ये होगा बलवंत जी, कई सारे लोग हैं जो विल नहीं बनाते हैं या नहीं बना पाते किन्हीं कारणों से, तो उनकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है? अगर घर में बेटे भी है, बेटियां भी है, पत्नी भी है, भाई भी है, तो कैसी संपत्ति का बंटवारा होगा? वो देखिए, जैसे वो पर्सनल लॉ पर डिपेंड करता है। अच्छा। जो हिंदू है उनके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें शेड्यूल 1 है, उसमें कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी के, सेकंड कैटेगरी के, थर्ड कैटेगरी के। तो जहां तक फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं तो फर्स्ट कैटेगरी वालों को मिलेगा, सेकंड कैटेगरी वालों का नंबर नहीं आता है। वो उसमें भी लेडी की डेथ होगी तो किसको मिलेगा और आदमी की डेथ होगी तो किसको मिलेगा, उसमें भी थोड़ा फर्क है। तो जैसे आदमी की डेथ होती है तो उसकी माँ को, उसके बच्चों को और उसकी वाइफ को, सबको बराबर का हिस्सा। अच्छा, सबको बराबर मतलब का हिस्सा मिलेगा। समझिए किसी व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और उसके बच्चे, माँ और पत्नी है, तो सबको 1/3 1/3 1/3। हाँ, जितने जितने लीगल हेयर है, माँ है, बीवी है और 2 सपोज एक बेटा एक बेटी है, तो चारों को 25-25 करोड़ रुपया मिलेगा। अच्छा, नहीं, अच्छा, सबका बराबर हिस्सा होगा। बराबर, माँ को बेटे के बराबर हिस्सा मिलेगा, मतलब वो 4 भाग हो जाएंगे। और अगर 2 बच्चे हैं तो नहीं, 3 बच्चे हैं तो 5 भाग हो जाएंगे, 5 भाग हो जाएंगे। और अगर पांचों में चार, जैसे कोई नहीं है, ये जैसे मैंने बताया, बच्चे हैं, माँ है, बीवी है, वो नहीं है, तो फिर जो सेकंड कैटेगरी वाले भाई बहन वगैरह है उनका हक बनता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसने शादी नहीं की है, माँ की डेथ हो चुकी है, अगर उसकी जो संपत्ति है तो वो कैसे बटेगी? और उसके 4 भाई है, एक बहन थी, उसकी भी डेथ हो गई है, तो जैसे ये फर्स्ट कैटेगरी वाला कोई नहीं है तो सेकंड कैटेगरी में जो लोग हैं, जैसे भाई है, भाई को और बहन की भले ही डेथ हो गई है, बहन के थ्रू जो क्लेम करने वाले हैं उनको बराबर बराबर मिले, उनको भी बराबर बराबर मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा। बिल्कुल। आगे बढ़ता हूं। और विरासत में जो संपत्ति मिलते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है, या वहां पर आपको, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें तो मिल गई, अब उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि जैसे गिफ्ट में तो मैंने जैसे बताया आपको कि स्पेसिफाइड 50,000 रिलेटिव का छोड़ के, स्पेसिफाइड रिलेटिव को छोड़ के कहीं से भी मिलती है तो कोई टैक्स नहीं लगता है, बरोबर है। स्पेसिफाइड रिलेटिव छोड़ के मिलती है तो टैक्स लगता है, स्पेसिफाइड रिलेटिव के केस में नहीं लगती है। इनहेरिटेंस में भले वो विल के जरिए हो या इंटेस्टेट सक्सेशन के जरिए हो, जो सेक्शन 56(2)(10 है जो ये गवर्न करता है कि भाई ये रेसिपिएंट बेस्ड टैक्स है, उसमें क्लियर कट एक्सेप्शन है कि जो इनहेरिटेंस मिलता है, भले वसीयत से मिले या आपको पर्सनल लॉ से मिले,
वो पूरी की पूरी तरह से टैक्स होता है। बिल्कुल, यानी मुझे जो संपत्ति मिली इनहेरिटेंस से वो टैक्स फ्री है। उसमें भले रिलेटिव नहीं है, जैसे विल के जरिए किसी को दिया गया है और वो रिलेटिव नहीं है, तो भी उसके हाथ में वो जो असेट मिलती है वो पूरी की पूरी उनके हाथ में टैक्स फ्री होती है जब वो मिलती है। तब जब जब आप सक्सीड करते हो उस असेट को, तब कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। तो सर जैसे अब मेरा यही आपसे समझना था कि जो इनहेरिटेंस में संपत्ति तो मिल गई, तो उसको जो बेचे जाएंगे तो उस पे किस तरह से टैक्स लगेगा? जब इनहेरिटेंस पे तो मैं बता चुका हूं कि कोई टैक्स नहीं लगता है। हाँ। परंतु उस असेट से जो इनकम होती है, जैसे इंटरेस्ट है, रेंट है, तो वो आपको अपनी इनकम में शामिल करना पड़ेगा। जब वो आप कैपिटल असेट को बेचने जाएंगे तो वो आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। वो कितने पे भरना पड़ेगा, उसके लिए कई लोग सोचते हैं कि मेरे को तो फ्री में मिली है तो पूरी की पूरी वैल्यू पे टैक्स लगेगा। कई लोग सोचते हैं कि मुझे तो वसीयत में मिली है तो मुझे टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। जो सत्य है वो दोनों के बीच में है। तो जो आपने जितने में बेचा है और जो कॉस्ट है, कॉस्ट के लिए आपको पीछे 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 जाना पड़ेगा जब तक कि जो ओरिजिनल जिस आदमी ने खरीदी हो। जैसे आपको पिताजी को आपके दादाजी से मिली और वो दादाजी ने खरीदी थी और आपको आपके पिताजी से मिली, तो दादाजी ने कितने में खरीदी थी वो कॉस्ट पकड़ी जाएगी। परंतु अगर वो प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी गई है, 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू गिनी जाएगी। अगर लिस्टेड शेयर और म्यूचुअल फंड की है तो उनकी वैल्यू 31 जनवरी 2018 है, वो आपकी कॉस्ट गिनी जाएगी। अच्छा, 31 जनवरी 2018 ओरिएंटेड स्कीम्स की। बाकी घर वगैरह है वो 1 अप्रैल 2001 की जो वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो आपकी कॉस्ट मानी। और होल्डिंग पीरियड जो प्रीवियस ओनर से गिना जाएगा, वो जिसने खरीदी है उससे शुरू करके गिना जाएगा। और अभी यूनिफॉर्म हो गया होल्डिंग पीरियड। जो लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी स्कीम है उनके लिए 1 साल है और बाकी सबके लिए 2 साल है। तो बाकी वो उस हिसाब से आपको होल्डिंग पीरियड गिनना है। तो अगर 1 साल और 2 साल से ऊपर हो गया तो वो लॉन्ग टर्म हाँ, हो गया। वो बिल्कुल बेसिक ही हो गया। और ज्यादातर फिर मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म ही होगा। लॉन्ग टर्म ही होगा, बिल्कुल। और इसमें फिर इंडेक्सेशन का रूल कैसे लागू होगा? देखिए इंडेक्सेशन जो प्रैक्टिकली है वो निकल गया है, एक्सेप्ट कि एचयूएफ और इंडिविजुअल जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी थी और उसके बाद बेच रहे हैं और 2 साल पूरे हो गए, तो उस केसेज में जो टैक्स पेयर है इंडिविजुअल, और ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही अवेलेबल है, बाकी टैक्स पेयर को अवेलेबल नहीं है, तो उसमें आपको ऑप्शन है कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके 20% टैक्स भरो या बिना इंडेक्सेशन के 12.5% का टैक्स भरो। बस इसके अलावा अगर आप जैसे एग्जेम्पशन वगैरह क्लेम करना चाहते हैं कैपिटल एसेट बेचने के बाद, उसको अगर रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको जो डिफरेंस है घर बेचने की स्थिति में डिफरेंस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और घर छोड़ के दूसरी कोई भी एसेट बेचते हैं तो वहाँ तो आपको पूरी की पूरी जो नेट सेल कंसिडरेशन आया वो इन्वेस्ट करना पड़ता है सेक्शन 54 ऐप का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। सर अब आखिर में सवाल है हमारे पास, दर्शकों के सवाल है, वो आपसे पूछूंगा। अगर किसी ने विरासत में मिले शेयर बेचे तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? देखिए मैं ये जो 2018 वाला आपने बताया, नहीं, उसमें 2 कैटेगरी है अनुराग जी। एक तो लिस्टेड शेयर्स है, एक अनलिस्टेड शेयर्स है। अनलिस्टेड शेयर है तो, और अगर 2001 के पहले मिले तो 2001 की जो ब्रेकअप वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू वगैरह निकालो। अगर लिस्टेड शेयर्स है तो वो 31 जनवरी 2018 की जो क्लोजिंग प्राइस है एनएसई बीएसई दोनों में से जो कम है वो आपकी कॉस्ट हो गई। और इसके बाद में अगर बोनस वगैरह आया है तो आपको वो कॉस्ट वो उसको चेंज करना पड़ेगा और उस पर आपको टैक्स लगेगा। बिल्कुल। ईपीएफ 5 साल से पहले निकालने पर टैक्स कैसे लगता है? ईपीएफ के जो रूल है 4th शेड्यूल का 8th रूल है, वो कहता है कि अगर आपके ईपीएफ खाते में आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन 5 साल तक अगर गया है, भले वो कंटिन्यूस गया है एक ही एम्प्लॉयर के थ्रू या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के थ्रू गया और आपने वहाँ एक से दूसरे एम्प्लॉयर के वहाँ आपका पीएफ का बैलेंस ट्रांसफ़र करवा दिया है, अगर 5 साल पूरे हो गए हैं तो आप विड्रॉ करते हैं तो वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होता है। परंतु अगर आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और उस स्थिति में अगर आप निकालना चाहते हैं
तो वो जो आपको मिलता है पैसा वो टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी में टैक्सेबल होगा, और आपका जो खुद का कंट्रीब्यूशन और उस पर इंटरेस्ट आया है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा। और जो आइटम जितना रुपया सैलरी के मध्य में टैक्सेबल होता है उस पर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल है सर, क्या पीएफ के विड्रॉल पर भी टीडीएस लगता है? हाँ, अगर 50,000 से ज़्यादा हो तो जो पीएफ का ट्रस्ट है या जो ईपीएफओ है वो 10% के हिसाब से टैक्स काटते हैं। अच्छा, यानी मैंने 5 लाख रुपए विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली तो 10% टैक्स कट के आएगा मुझे? वो अगर आपका टैक्सेबल है, मतलब 5 साल से कम का कंट्रीब्यूशन हुआ है तो अगर 5 साल से ज्यादा है तो पूरा आएगा? तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, उसमें टैक्स नहीं कटेगा। अगर पति पत्नी को पैसा गिफ्ट करे और पत्नी उससे बॉन्ड खरीदे तो क्या क्लबिंग लागू होगी? देखिए, जैसे मैंने बताया, क्लोज रिलेटिव्स को आपस में गिफ्ट करते हैं तो जो जिसको गिफ्ट मिलती है उसको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। परंतु अगर पति पत्नी को या पत्नी पति को या सास ससुर बहू को अगर कुछ भी गिफ्ट करते हैं तो जिसको मिलता है उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, परंतु क्लबिंग प्रोविजन शुरू होगा। तो वो भले किसी में भी इन्वेस्ट कर दे, उससे जो इनकम होगी वो जिसने गिफ्ट दिया है उसके हाथ में टैक्सेबल रहेगी, जब तक ये इस पति पत्नी की या सास ससुर और बहू की रिलेशनशिप सस्टेन रहती है। कौन सी इनकम क्लबिंग में हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी? जो इंटरेस्ट जो वाइफ इन्वेस्ट करती है और टैक्सेबल है वो इनकम, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो हस्बैंड की इनकम में माना ऐड होगा। परंतु वो जो एक बार क्लब हो गई इनकम, उसको अगर वो वाइफ इन्वेस्ट करती है कहीं पे तो उस पर वापस क्लबिंग प्रोविजन नहीं होगा। जो ओरिजिनल असेट पे जो इनकम अर्न होती है उस पर क्लबिंग होगा, पर जो एक बार क्लब हो गई है और वो इन्वेस्ट करने के बाद उस पर जो इनकम आती है वो क्लबिंग नहीं, उस पर क्लबिंग नहीं होगा। सर, आखिर में जाते जाते मैं आपसे जो नए लेबर कोड के अंदर चीज़ें बदलाव आई है तो संक्षिप्त में आपसे समझना चाहूँगा, इसमें टैक्सेशन में कितना फ़ायदा होगा लोगों को? जो सैलराइड एम्प्लॉयड है, मेरे जैसे कई सारे लोग हैं, उनको टैक्स उनका किस तरह से चेंज होगा? देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि जो नया कोड आया है वेजेज का, उसमें एक प्रोविजन है कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसका 25% कम से कम आपका बेसिक सैलरी होना चाहिए। 50%? 50% बेसिक सैलरी होना चाहिए। भले आप कुछ भी नाम दो, पर इट विल बी डीम्ड कि भाई आपका 50% आपका वो सैलरी है। आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपके बेसिक सैलरी के बेसिस पे होता है, अनलेस कि वो आप 15,000 की सीलिंग रखो, एम्प्लॉयर डिसाइड करे कि मैं तो 15,000 तक ही कंट्रीब्यूट करूंगा, उसके बियॉन्ड नहीं करूंगा। परंतु जो एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी पे कंट्रीब्यूट करते हैं उस केस में आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, और चूंकि एम्प्लॉयर का जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो आपकी इस इनकम का पार्ट नहीं है तो आपकी टैक्सेबल सैलरी कम हो जाएगी। इसी तरह आपका जो एचआरए है वो भी 50% ऑफ बेसिक सैलरी रहता है। तो जो बम्बई जैसी जगह में जहाँ पे भाड़े ज़्यादा है, रेंट ज़्यादा है, वहाँ पे जो रह रहे हैं लोग तो हाई सैलरी वाले हैं, जिनको हाई एचआरए मिलता है, उनकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी। तमाम जो बारीक पहलू है जिसमें आज आपने हमें स्टेट प्लानिंग, विल, इनहेरिटेंस, कैपिटल गेन के बाद आखिर में लेबर कोड से जुड़ी हुई जो बारीक बातें हैं हमारे दर्शकों को डिटेल में समझाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टैक्स मंत्रा के इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।